बच्चों, आज हम परिसर अध्ययन 1 में पाठ 15 हमारा जिला और हमारा राज्य इसके बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, इस पाठ में महाराष्ट्र राज्य के गांव और तहसीलों के बारे में बताया गया है। इसके साथ साथ मानचित्र के द्वारा आपको पाठ समझाया जाएगा, नक्शे की जानकारी दी जाएगी। इसके साथ साथ महाराष्ट्र राज्य के प्राकृतिक भागों के बारे में बताया जाएगा तथा वार्षिक वर्षा, प्रमुख फसलें और प्रमुख फल और व्यापारिक फसलों के बारे में भी बताया जाएगा। तो बच्चों, आपको इन सभी चीज़ों को ध्यान से देखना है। तो बच्चों, चलो हम अपने पाठ की तरफ चलते हैं। पाठ 15 हमारा जिला हमारा राज्य। बच्चों, आपको पहले इस चित्र की तरफ देखना है। चित्र देखकर आपको चित्र देखने से ही पता चलता है ये एक वृक्ष का चित्र है, जिसमें वृक्ष के भाग बताए गए हैं। चित्र में वृक्ष के भाग साइड में चित्र में देखो बॉक्स में बताए गए हैं। पत्ता दिखाया गया, डालियाँ, तना, जड़, ये सब के बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं जिनका हम वाचन करेंगे और उत्तर जानेंगे। तो आप प्रश्न ध्यान से देखिए और उत्तर ध्यान से सुनिए। वृक्ष के विभिन्न भाग कौन कौन से हैं? पत्तियाँ, फूल, फल, डालियाँ, तन, तना, जड़, ये सब वृक्ष के विभिन्न भाग हैं। इनमें से कौन कौन से घटक वृक्ष के में अधिक बार देखने में मिलते हैं? इनमें से पत्तियाँ, डालियाँ, तना तथा जड़ें प्रायः हमेशा दिखाई देती हैं। वृक्ष का सबसे छोटा भाग कौन सा है? वह किससे जुड़ा होता है? वृक्ष का सबसे छोटा भाग आपको देखने पे ही पता चलता है कि पत्तियाँ होती हैं, और वो किससे जुड़ी होती हैं? डालियों से जुड़ी होती हैं। वृक्ष के तने में कितनी डालियाँ हैं? वृक्ष के तने में 5 से 6 डालियाँ दिखाई दे रही हैं। तो बच्चों, यहाँ पे हमारे जो प्रश्न चित्र के द्वारा पूछे गए हैं, इसका उत्तर मैंने आपको बताया। ये सब उत्तर तो आपको भी पता है, तो आपको इन सब की जानकारी अच्छे से मिल गई है। अब हम आगे देखते हैं। बच्चों, हमारा जो वृक्ष होता है वह पत्तियों, छोटी डालियों, बड़ी डालियों, तना, जड़ों, इन सभी से एक दूसरे से जुड़ने पर तैयार होता है। इसी तरह से अब आप कहोगे कि टीचर, इसमें जिला और राज्य का क्या महत्व है? इससे जिला और राज्य का क्या जुड़ाव है? तो बच्चों, जिस तरह से एक वृक्ष से पत्तियाँ, डालियाँ, तना, जड़, बड़ी डालियाँ ये सब जुड़ी होती हैं, उसी तरह हमारी जो बस्तियाँ हैं, गांव हैं, शहर हैं, तहसीलें हैं और ज़िले, ये एक दूसरे से जुड़ने के बाद ही हमारा राज्य तैयार होता है। ये बात आपको जाननी चाहिए। बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। बच्चों, क्या तुम जानते हो कि मनुष्य जब खेती करने लगा तो उसके पास खेती पानी के पास होती थी। उसकी जो खेती होती थी पानी के पास होती थी। वह खेत के आसपास बस्तियां बना कर रहता था। इस प्रकार बहुत सी बाड़ियां और बस्तियां बन गई। इन बाड़ियां और बस्तियों को आगे चलकर गांव बन गए। गांव की संख्या बढ़ने पर महानगरों का निर्माण हुआ। मतलब छोटे छोटे लोग खेती करना चालू किए, उसके बाद बस्तियां बनाना चालू किए और बढ़ते बढ़ते गांव बने। गांव से बाड़ियां, बस्तियां बन गई और फिर गांव की संख्या बढ़ने लगी और इसके साथ साथ महानगरों का भी निर्माण होने लगा। बच्चों, अब आगे के चित्र में देखो आपको क्या दिखाई देता है। यहाँ पर आपको छोटे छोटे बॉक्स दिखाई दे रहे हैं। देखो, गुलाबी रंगों से दिखाई दे रहे हैं। बगल में आपको एक छोटा सा
तहसील दिखाई दे रहा है, गढ़चिरौली जिला दिखाई दे रहा है, उसके बारे में बताया गया है। गढ़चिरौली जिला के अंतर्गत जितनी तहसीलें हैं और गांव हैं वो दिखाई दिए गए हैं। तो इन सब के बारे में आपको जानना है। यहाँ दिए गए चित्र से हम गांव, गांव से तहसील, तहसील से जिला और जिला से राज्य किस प्रकार निर्मित हुए हैं इसके बारे में जान सकते हैं। बच्चों, यहाँ नीचे मानचित्र जो दिया गया है ये महाराष्ट्र राज्य का मानचित्र है। ये चित्र आपको ध्यान से देखना है और इसके अंतर्गत जितने ज़िले हैं वह एक दूसरे से जुड़ने के बाद महाराष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ है। यहाँ पर देखो नीचे आपको कोने में राज्य की सीमा, जिला की सीमा, राज्य की राजधानी और राज्य की उपराजधानी के बारे में बताया गया है। बच्चों, ये महाराष्ट्र राज्य का मानचित्र है जिसमें यहाँ पर प्राकृतिक भाग बताए गए हैं, प्राकृतिक छटा दिखाई दी गई है और इस मानचित्र को आपको ध्यानपूर्वक देखना है और जो प्रश्न उत्तर हैं उसे अपनी कॉपी में लिखने हैं। तो बच्चों, पहले आप चित्रों को ध्यान से देखिए। यहाँ पर बगल में देखिए जो नदियाँ हैं उनके लिए संकेत दिखाए गए हैं, घाट का संकेत दिखाया गया है, दर्रे का संकेत दिखाया गया है, शिखर अर्थात जो पर्वत पहाड़ियाँ उनका संकेत है। इसके अलावा जिला मुख्यालय भी बताया गया और बांध जहाँ जहाँ निर्मित है उसके बारे में बताया गया है। बच्चों, अब हम यहाँ पर आए प्रश्नों का वाचन करेंगे और उसके उत्तर समझेंगे। बच्चों, यहाँ पर पहला प्रश्न दिया है, हमारे राज्य में उत्तर दक्षिण दिशा में फैले हुए पर्वत का नाम क्या है? तो बच्चों, यहाँ चित्र में देखो, हमारे राज्य में उत्तर दक्षिण दिशा में फैले हुए पर्वत का नाम सह्याद्री पर्वत है। यहाँ चित्र में आपको मानचित्र में स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि उत्तर दक्षिण दिशा में जो पर्वत फैला है वो सह्याद्री का पर्वत है। अब दूसरा प्रश्न है, इस पर्वत की पश्चिम दिशा वाले भूक्षेत्रीय भाग को क्या नाम दिया गया है? तो बच्चों, यहाँ पर चित्र में देखो, इस पर्वत में पश्चिम की ओर जो भूक्षेत्रीय भाग है उसे कोंकण का नाम दिया गया है। क्या नाम दिया गया है? कोंकण का नाम दिया गया है। अब प्रश्न तीसरा है, यह भाग किस समुद्र से जुड़ा है? तो हमारा जो महाराष्ट्र राज्य का भाग है वो अरब सागर से जुड़ा हुआ है। प्रश्न नंबर 4 है, सह्याद्री पर्वत की पूर्व दिशा के ओर वाले भाग को क्या कहते हैं? तो सह्याद्री पर्वत की पूर्व दिशा की ओर वाले भाग को महाराष्ट्र का पठार कहते हैं। पांचवा प्रश्न है, हमारे राज्य के उत्तर में स्थित पर्वत का नाम क्या है? तो हमारे राज्य के उत्तर में स्थित पर्वत का नाम सतपुड़ा है। आपको याद रखना है, सतपुड़ा नाम है। इसके बाद छठा प्रश्न है, हमारे राज्य की पूर्व दिशा की ओर से पश्चिम की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो तापी नदी है। कौन सी नदी है? तापी नदी। इसके बाद प्रश्न क्रमांक 7 है, पश्चिमोत्तर की ओर से दक्षिण पूर्व दिशा की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो पश्चिमोत्तर की तरफ से दक्षिण पूर्व दिशा में बहने वाली नदी का नाम है गोदावरी और भीमा। यहाँ पर आपको मानचित्र में स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि पश्चिम की ओर से दक्षिण पूर्व की ओर, यहाँ पर देखो, यहाँ पर दिशाओं के नाम भी दिए गए हैं। तो आपको दिशाओं के नाम के अनुसार आपको देखना है कि पश्चिमोत्तर की तरफ से दक्षिण पूर्व की दिशा की तरफ बहने वाली नदी गोदावरी और भीमा दिखाई दे रही है। अब 8वां प्रश्न है, उन नदियों के नाम लिखो
जो सह्याद्री पर्वत से निकलकर अरब सागर में गिरती है। तो 8वें प्रश्न का उत्तर यहाँ पर दिखाई देगा, आपको चित्र में स्पष्ट दिखाई देगा कि सावित्री और वशिष्ठ ये नदियाँ सह्याद्री पर्वत से निकलकर अरब सागर में मिलती हैं, अरब सागर में जाकर मिल जाती हैं। प्रश्न क्रमांक 9 है हमारा, सह्याद्री पर्वत से निकलने वाली तथा पूर्व की ओर फैली हुई पर्वत श्रेणियाँ खोजना है और उनके नाम लिखने हैं। तो सह्याद्री पर्वत से कौन कौन सी पर्वत श्रेणियाँ निकली हैं, चलो हम देखते हैं। यहाँ पर सह्याद्री पर्वत की तरफ से हमें निकलने वाली जो पूर्व की ओर फैली हुई पर्वत श्रेणियाँ, उनका नाम है महादेव, हरिश्चंद्र और बालाघाट। ये सह्याद्री पर्वत की तरफ से निकलने वाली और पूर्व की ओर फैली हुई पर्वत श्रेणियाँ हैं। फिर 10वां प्रश्न है, मानचित्र के किन्हीं 3 बांधों के नाम लिखो। अब यहाँ पर बांध का देखो आपको संकेत भी दिखाई दे रहा है, तो बात के संकेत के अनुसार हम इसे देखेंगे। बात के संकेत के अनुसार बांध कहाँ दिखाई दे रहा है बच्चों, देखो यहाँ लाल पॉइंट है, यहाँ पर वो बांध का नाम है जायकवाड़ी बांध, येलदरी बांध, विष्णुपुरी बांध, उजनी, भंडारदरा, काटेपूर्णा इत्यादि बांध। अब हमारा 11वां प्रश्न है, ये बांध किन नदियों पर बनाए गए हैं। तो ये बांध किन नदियों पर बनाए गए हैं, गोदावरी, पूर्णा, भीमा और काटेपूर्णा नदियों पर ये बांध बनाए गए हैं। अब 12वां प्रश्न है, सह्याद्री पर्वत के घाटों के आपको नाम लिखने हैं। तो सह्याद्री पर्वत के घाटों के नाम हम यहाँ देखते हैं। सह्याद्री पर्वत पर जो घाट हैं वो बोर घाट, थल घाट, तामड़ी घाट, फोंडा घाट और आम्बोली घाट हैं। तो यहाँ पर बच्चों आपको मैंने सारे प्रश्नों के उत्तर दिए। यह हमारी प्राकृतिक नक्शा दिखाई दे रहा है महाराष्ट्र राज्य का, और ये नक्शा महाराष्ट्र राज्य का, ये आपको ध्यान में होना चाहिए। चलो बच्चों हम अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। बच्चों क्या तुम जानते हो कि हमारी जो महाराष्ट्र राज्य है उसकी राजधानी क्या है। हाँ बच्चों, हमारे महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई और महाराष्ट्र की उप राजधानी नागपुर। इस बात का आपको ध्यान होना चाहिए। हमारे महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई और उप राजधानी कौन सी हुई, नागपुर। ठीक है। अब इसके आगे प्राकृतिक रचना के आधार पर महाराष्ट्र राज्य के 3 विभाग किए गए हैं, जिसमें तटीय भाग है, पर्वतीय क्षेत्र है और पठारी क्षेत्र है। हमारे महाराष्ट्र राज्य की सबसे लंबी नदी गोदावरी नदी है। महाराष्ट्र के उत्तर पूर्वी भाग में सतपुड़ा पर्वत है। आसमा इस पर्वत श्रृंखला का सबसे ऊंचा शिखर है। सह्याद्री पर्वत को पश्चिमी घाट भी कहते हैं और सह्याद्री पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर कलसुबाई है। ये प्रश्न आपको परीक्षा में आता है, इसलिए इसका बात का ध्यान रखना है। सह्याद्री पर्वत का सबसे ऊंचा शिखर है कलसुबाई। इसके बाद हमारे राज्य की पश्चिम दिशा में सागर अरब सागर है। अरब सागर कोई रिक्त स्थान में प्रश्न आते हैं कि राज्य की पश्चिम दिशा में कौन सा सागर है, तो आपको बताना है अरब सागर। तो बच्चों यहाँ पर हमने अपने राज्य की जानकारी ली है। ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। बच्चों यहाँ पर देखो वार्षिक वर्षा के आधार पर नक्शा बनाया गया है कि हमारे राज्य में वार्षिक वर्षा कितनी होती है, और यहाँ पर अलग अलग रंग दिखाई दिए हैं। जैसे कि यहाँ पर जो जहाँ सबसे ज़्यादा वर्षा होती वहाँ अत्यधिक वर्षा का प्रदेश बनाया गया है। इसके बाद मध्यम वर्षा का प्रदेश उससे हल्का है, और सबसे हल्का कम वर्षा का प्रदेश है। यहाँ पर राज्य में भी आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर नीचे देखिए उसके संकेत दिए गए हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर चित्रों को रंगों के आधार पर अलग अलग किया गया कि कहाँ ज़्यादा वर्षा होती है, कहाँ कम और कहाँ मध्यम वर्षा होती है। तो यहाँ पर सब आपको साफ साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आपको
इनका खेती पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में भी बताया गया है। अब बच्चों, हमने पिछले पृष्ठ में क्या देखा था? पिछले पृष्ठ में हमने वर्षा का मानचित्र देखा था और उसके अनुसार फसलों की तालिका यहाँ पर बताई गई है और कौन कौन सी फसलें किन क्षेत्रों में उगाई जाती हैं इसका चित्र यहाँ पर मानचित्र आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पर देखो फसलों का मानचित्र दिखाई दे रहा है और संकेतों का उपयोग करके मानचित्र में वर्षा के अनुसार फसलें बताई गई हैं। तो यहाँ पर पहले हम देखते हैं वर्षा वाले क्षेत्र में प्रमुख फसलें कौन कौन सी होती हैं। जो सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र होता है वहाँ धान पैदा होता है। मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में अरहर और सोयाबीन की पैदावार होती है और कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ज्वार, बाजरा और मोठ की पैदावार होती है। यहाँ पर आपको देखो प्रमुख फसलें भी दिखाई गई हैं नक्शे में, एकदम यहाँ पर नक्शा दिखाया गया है और यहाँ पर आपको प्रमुख फसलें बतानी है। ठीक है, बच्चों, हमारा महाराष्ट्र राज्य की जो खेती है, महाराष्ट्र का जो मुख्य व्यवसाय है खेती है और खेती की फसलों का उत्पादन जलवायु, मिट्टी तथा पानी की उपलब्धता पर निर्भर होता है। महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों में कम अधिक वर्षा होती है, इससे महाराष्ट्र की फसलों में विविधता पाई जाती है। बच्चों, महाराष्ट्र में अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में चावल की खेती होती है। मध्यम वर्षा वाले क्षेत्रों में गेहूं, अरहर और सोयाबीन की फसलें उगाई जाती हैं तथा कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ज्वार, बाजरा, मोठ इत्यादि की फसलें लगाई जाती हैं। बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। बच्चों, यहाँ पर आपको एक और मानचित्र दिखाया गया है जिसमें व्यापारिक फसलें और प्रमुख फलों के बारे में भी बताया गया है। बच्चों, इसके अतिरिक्त जो होती हैं, जो हमारे खेती होती है, उसके अतिरिक्त हमारे राज्य में विभिन्न स्थानों पर गन्ना, कपास, हल्दी, साग सब्जी, प्याज, आम, चीकू, संतरा, काजू, नारियल, सुपारी, अंगूर इत्यादि नगदी फसलें उगाई जाती हैं। महाराष्ट्र की अधिकांश खेती वर्षा के पानी पर निर्भर होती है। जो खेती वर्षा के पानी पर निर्भर होती है उसे बारानी खेती या असिंचित खेती कहते हैं। जिन खेतों में पानी की आपूर्ति सिंचाई द्वारा की जाती है उसे सिंचित या बागायती खेती कहते हैं। वर्षा ऋतु में होने वाली खेती के समय खरीफ और शरद ऋतु में होने वाली खेती के समय को रबी कहते हैं। इस आधार पर संबंधित फसलों को खरीफ की फसलें और रबी की फसलें कहते हैं। फसलों के उत्पादन पाने के लिए राज्य में रासायनिक उर्वरकों और औषधियों का उपयोग बढ़ गया है, परंतु मिट्टी का प्रदूषण भी साथ साथ बहुत ज़्यादा हो गया। प्रदूषण रोकने के लिए रासायनिक उर्वरकों के स्थान पर कार्बनिक खादों का उपयोग आवश्यक हो गया है। तो बच्चों, अब हम अपने इस मानचित्र का निरीक्षण करेंगे और कुछ प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। अब यहाँ पर आपको प्रश्न दिए गए हैं। अंगूर की फसल दर्शाने वाले जिलों को आपको अधोरेखित करना है, अर्थात उसके नीचे उसे बताना है कि अंगूर की फसलें कौन कौन से ज़िलों में हुई हैं। वहाँ पर आपको नाम बताने हैं मुझे। तो यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर अंगूर की फसलों के जो हैं, यहाँ पर देखो आपको संकेत दिए गए, अंगूर कहाँ कहाँ दिखाई दे रहा है वहाँ पर उसका आपको नाम बताना है। यहाँ पर अंगूर के जो चिन्ह है उसको आपको ढूंढने हैं और बताना है। तो हम देखते हैं यहाँ पर अंगूर की फसल कहाँ कहाँ हुई है बच्चों। यहाँ पर अंगूर की फसल नासिक, जलगांव, सातारा और सांगली जिले में हुई है। अब दूसरा प्रश्न है, कपास की फसल दर्शाने वाले जिलों को आपको बताना है। तो कपास की फसल वाले ज़िले कौन कौन से हैं? अकोला,
अमरावती, जलगांव, बुल्ढाना और यवतमाल ये कपास की फसल वाले क्षेत्र हैं। ठाणे ज़िले में कौन सी फसल होती है वो आपको बतानी है, उसका नाम आपको अपनी कॉपी में लिखना है। तो ठाणे ज़िले में चीकू, केला, आम और सब्जियां इत्यादि फसलें होती हैं। इसके अलावा आपको नारियल की फसल किन जिलों में अधिक होती है, यहाँ पर नारियल की फसल वाले क्षेत्र आपको देखने हैं। तो यहाँ पर रत्नागिरी, ठाणे और रायगढ़ और सिंधुदुर्ग जिलों में होती हैं। फिर 5वां प्रश्न है, संतरे की फसल कौन से ज़िले में पैदा होती है, उन्हें आपको खोजना है और उन्हें रंग भरना है। तो हम यहाँ देख लेते हैं संतरे की फसल कहाँ कहाँ हुई है। संतरे की फसल नागपुर, वर्धा और अमरावती ज़िलों में दिखाई दे रही है, सबसे ज़्यादा मात्रा में हुई है। इसके अलावा 6वां प्रश्न है हमारा, यहाँ पर हमारे प्रश्न समाप्त हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो आपको ये पता है कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जलवायु तथा मिट्टी के अनुसार फसलों का वितरण दिखाई दे रहा है और इन्हें व्यापारिक तथा नगदी फसलें कहते हैं। इन फसलों के लिए रासायनिक उर्वरकों तथा औषधियों का उपयोग किया जाता है। बच्चों, हमें इस बात का सदैव ध्यान रखना चाहिए कि फसलों से अधिक उत्पादन करने के लिए लोग रासायनिक उर्वरकों और औषधियों का उपयोग करते हैं, अनुपात में उपयोग करते हैं, जिससे मिट्टी का प्रदूषण बढ़ता जा रहा है। हमें रासायनिक उर्वरकों का उपयोग कम से कम करना चाहिए और कार्बनिक खादों का उपयोग करना चाहिए। इससे पर्यावरण की क्षति को हम नियंत्रित कर सकते हैं। बच्चों, अब आपको कुछ प्रैक्टिकल्स करने हैं, जिसमें आपको किसी खेत बागान में जाकर देखना है। गांव में आप गए होंगे तो वहाँ के जो फसलें हैं उनकी सूची आपको तैयार करनी है। फसलों की सिंचाई के लिए कौन कौन सी सुविधाएं होती हैं उसके बारे में सीखना है। इसके अलावा खेती पर किन किन बातों का प्रभाव होता है, मैंने आपको पहले भी बताया, जलवायु, मिट्टी और वर्षा, इन सब का भी प्रभाव होता है। ठीक है, तो इन सब से आपको ज्ञात होगा कि एक ही खेत में कई प्रकार की फसलें उगाई जाती हैं और खेती के लिए पानी की उपलब्धता कितनी आवश्यक है। अब बच्चों, यहाँ पर हमारे प्रशासकीय विभाग के बारे में बताया गया, महाराष्ट्र राज्य के प्रशासकीय विभाग के बारे में बताया गया। उसका निरीक्षण हमें करना है और राज्य के इन मानचित्र में विभागों को अलग अलग रंगना है। तो आपको ये काम अपनी कॉपी में करना है। ठीक है, यहाँ पर आपको सारे रंग भरने हैं और जिसमें मानचित्र जहाँ पर दिया गया है वहाँ पर आपको दिखाना है, उस तरह का रंग भरना है। अब बच्चों, हम आगे देखते हैं। हम यहाँ पर अपनी भाषा तथा बोलियों के बारे में सीखते हैं। बच्चों, हमारे महाराष्ट्र राज्य का जो निर्माण हुआ है, महाराष्ट्र राज्य 1 मई 1960 के दिन निर्माण हुआ है, बना है। हम 1 मई का मनाते हैं ना कामगार दिवस के रूप में। 1 मई को हमारे महाराष्ट्र राज्य का निर्माण हुआ है। भारत के राज्यों का निर्माण भाषाओं के आधार पर किया गया है। मराठी हमारे महाराष्ट्र की राजभाषा है। भाषा के संबंध में महाराष्ट्र में समानता और विविधता दोनों दिखाई देती है। अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग मराठी का उपयोग किया जाता है, अलग अलग तरीके के मराठी का उच्चारण पाया जाता है। तो इसे हम क्या कहते हैं, वहाँ की बोली भाषा कहते हैं। जैसे कि विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की बोली भाषाएं होती, जैसे कि कोंकण में कोंकणी, मालवणी, विदर्भ में वराहाड़ी, खानदेश में अहिराणी या खानदेशी, इस तरह की। इसके बाद अलावा गोरमाटी, कोलामी, कोरकू इत्यादि सब महाराष्ट्र की आदिवासी जनजातियों की पारंपरिक भाषाएं हैं। बच्चों, यहाँ पर हमने भाषा और भाषाओं के बारे में सीखा। चलो बच्चों, अब हम अपने त्योहारों के बारे में सीखते हैं, परंपराओं के बारे में सीखते हैं। परंपरा के अनुसार हमारे राज्य के पर्व
और उत्सव में बहुत सारी विविधताएं दिखाई देती हैं। जैसे कि हमारे राज्य में दीपावली, दशहरा, गणेश उत्सव, नारियल पूर्णिमा, होली, क्रिसमस इत्यादि त्यौहार, बहुत सारे त्यौहार मनाए जाते हैं। यहाँ पर देखो बच्चों, सभी लोग त्यौहार मना रहे हैं। यहाँ पे चित्र आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा, लोग अलग अलग, यहाँ पर है पोला, यहाँ पर है दिवाली, क्रिसमस, ईद, और यहाँ गणपति जी आए हैं, गणेश उत्सव मनाया जा रहा है। इसके अलावा हम 2 राष्ट्रीय त्यौहार हमारे 15 अगस्त अर्थात स्वतंत्रता दिवस और 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस भी मनाते हैं। बच्चों, अब ये सब आपको थोड़ा सोचना चाहिए कि जैसे कि आपके 2 दोस्त हैं और वो कौन से गांव से आए हैं और वहाँ के ज़िले की, उनके ज़िले के कौन कौन से खाद्य पदार्थ हैं, उनकी बोली भाषा क्या है, और अगर वो गांव जाना चाहते तो आप अपने गांव के कौन से खाद्य पदार्थ उनको दोगे और वो आपको क्या ला कर देते हैं, इनके बारे में आपको लिखना है। इसके साथ साथ हमें गांव, तहसील और ज़िला और राज्य तथा देश, ये सब मानव निर्मित हैं या प्राकृतिक, इसे ज्ञात करना है, इसके बारे में जानना है। बच्चों, इस पाठ में हमने क्या सीखा? इस पाठ में हमने सीखा अपने राज्य की प्राकृतिक रचना, जलवायु, मिट्टी, पानी की उपलब्धता के अनुसार फसलों में पाई जाने वाली विविधता, मराठी राजभाषा, मराठी भाषा की बोलियां तथा पर्व तथा उत्सव की विविधताएं, इन सभी के बारे में हमने सीखा। अब अगले भाग में मैं आपको इनके स्वाध्याय के प्रश्न करवाऊंगी। बच्चों, अब हम अपने स्वाध्याय के प्रश्नों की तरफ चलते हैं। उनके उत्तर यहाँ पर लिखे गए हैं, आपको ध्यान से देखने हैं। मैं इसको पढ़ूंगी और आपको समझाऊंगी, आपको ध्यान से सुनना है और इन प्रश्न उत्तरों को अपनी कॉपी में लिखना है। अब यहाँ पर पहला प्रश्न है, संतरे की फसल महाराष्ट्र के किन क्षेत्रों में लगाई जाती है? संतरे की फसल महाराष्ट्र के नागपुर तथा वर्धा, अमरावती जिलों में लगाई जाती है। राज्य के किन क्षेत्रों में नारियल, सुपारी तथा आम की फसलें लगाई जाती हैं? नारियल, सुपारी तथा आम की फसलें मुख्य रूप से राज्य के कोंकण क्षेत्र के ठाणे, रायगढ़ तथा सिंधुदुर्ग जिलों में लगाई जाती हैं। हमारा अगला प्रश्न है, अपने परिसर की मराठी भाषा की बोली का नाम आपको लिखना है। आपके परिसर में जो भाषाएं लोग मराठी बोलते हैं, उनकी बोली भाषा, जो मातृभाषा होती है, बोली भाषा है, उसके बारे में आपको नाम उसका लिखना है। तो यहाँ पर मैंने 4 नाम लिखे हैं, कोंकणी, मालवणी, वरहाड़ी और अहिरानी। इसके अलावा आपको और भी जो बोली भाषाएं हैं उनके नाम लिखने हैं। फिर इसके बाद चौथा प्रश्न है, महाराष्ट्र राज्य के पूर्वी भाग में उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली नदी कौन सी है? तो महाराष्ट्र राज्य के पूर्वी भाग में उत्तर से दक्षिण की ओर बहने वाली नदी का नाम है वैनगंगा। राज्य के किन जिलों में ज्वार की फसल पाई जाती है? राज्य के धुले, नासिक, औरंगाबाद, अहमदनगर, पुणे, सोलापुर, सातारा तथा सांगली जिलों में कम वर्षा वाले क्षेत्रों में ज्वार की फसल लगाई जाती है। अपने राज्य में 1 मई का दिन किस रूप में मनाया जाता है? मैंने आपको पहले भी बताया, हमारे राज्य में 1 मई का दिन कामगार दिवस और महाराष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। कामगार दिवस यहाँ नहीं लिखा, लेकिन उसको कामगार दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। अब हमें ये आपके स्वाध्याय में तो नहीं दिया है बच्चों, लेकिन इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो कुछ प्रश्न हैं जिनके आपको नाम लिखने हैं। महाराष्ट्र की पहाड़ियों के आपको नाम लिखने हैं। महाराष्ट्र की पहाड़ियाँ जो हैं, सतमाला, अजंता, हरिश्चंद्र बालाघाट, महादेव, गाविलगढ़,
और नवेगांव इत्यादि पहाड़ियाँ हैं। महाराष्ट्र की नदियों के नाम गोदावरी, कृष्णा, कोयना, तापी, नर्मदा, वैनगंगा, भीमा, सीना, वैतरणा, उल्लास, वशिष्ठी, सावित्री इत्यादि महाराष्ट्र की नदियाँ हैं। महाराष्ट्र की मुख्य फसलें चावल, गेहूँ, ज्वार, बाजरा, अरहर, सोयाबीन और मोठ इत्यादि फसलें महाराष्ट्र की मुख्य फसलें हैं। महाराष्ट्र की व्यापारिक फसलों के नाम आपको लिखने हैं गन्ना, कपास, हल्दी, सब्जी और प्याज। महाराष्ट्र के प्रमुख फलों के नाम क्या क्या हैं? आम, चीकू, केला, संतरा, अंगूर, नारियल और सुपारी इत्यादि महाराष्ट्र के प्रमुख फल हैं। तो बच्चों यहाँ पर हमने अपने महाराष्ट्र राज्य के बारे में सीखा, जिला, राज्य, तहसील के बारे में सीखा, महाराष्ट्र राज्य के प्राकृतिक भागों के दर्शन किए, हमारी वार्षिक वर्षा के बारे में जाना, प्रमुख फसलों के बारे में जाना। तो बच्चों इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा हमने महाराष्ट्र की बोली भाषा और भाषा के बारे में सीखा। इसके साथ साथ यहाँ पर कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं इसके बारे में भी जाना। तो इन सभी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है और अपनी कॉपी में लिखना है।